स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे ललित महाजन जी, जो बीबीआई के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। सरकार ने फैसला लिया है कि 4 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापित किए जाएंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हो? जो पहले से एग्जिस्टिंग हैं, क्या वो उससे आप संतुष्ट हैं? ऐसा ये 4 नए इंडस्ट्रियल स्टेट ये इन्होंने बात कर रहे हैं, उसमें एक इंडस्ट्रियल स्टेट तो इन्होंने यहाँ पे जम्मू में मेडिसिटी के नाम से कर रहे हैं। वो 80 या 100 कनाल के करीब है। यहाँ पे ये सियोड़ा के पास इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं। वो तो इन्होंने मेरे ख्याल एक किसी ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए रहेगा? ये हेल्थ सेक्टर के लिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही इतनी है जी, क्योंकि वो 500 बेडेड का हॉस्पिटल जो लेके आएगा जी, तो वो दैट इज ए नीड ऑफ द आवर। अगर देखा जाए आज हमारे यहाँ पे एक इन्होंने हेल्थ सेक्टर में एक मीरा साहब में एक गवर्नमेंट की बंद फैक्ट्री पड़ी होती थी, जेके इंडस्ट्रीज। यस, वो लैंड इन्होंने सारी एक्वायर करके ना वो हेल्थ सेक्टर में 3-4 लोगों को दे रहे हैं। उसमें अपोलो के तो यहाँ लगेगा, अमृतसर के 3-4 लोग में अच्छे 200 300 बेडेड हॉस्पिटल आ रहे हैं। और दैट इज नीड ऑफ द आवर, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी में प्रॉब्लम तो है जी। तो एम्स भी आ रहा है हमारे पास जी। तो आई थिंक कि आने वाले समय में जब अपना यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी इम्प्रूव हो जाएंगी जी। दूसरा इंडस्ट्रियल स्टेट जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने और एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देना है, तो देखिए 1100-1200 कनाल के करीब 2 कश्मीर में 2 जम्मू में है। देखिए मुझे सबसे बड़ा जो इस टाइम क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल स्टेट के नो डाउट हमारे एलजी साहब की बड़े एफर्ट्स हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के एफर्ट्स हैं कि हमारे पास 70-72 हज़ार करोड़ रुपए के प्रपोजल आ चुके हैं जी। अब उसमें से अगर आप देखें कि अभी रिसेंटली 19 दिसंबर को राज्यसभा में ऑनरेबल होम मिनिस्टर फॉर स्टेट मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया कि 5300 अभी तक जो है 31 अक्टूबर तक 5300 करोड़ के करीब पोस्ट 370 जब गया उसके बाद वो डिटेल मेरे पास भी पड़ी हुई है। तो 5300 में अगर देखा जाए तो नो डाउट उसमें जो पिछले 2 साल में हुई है वो कोई अराउंड 2-2 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज हो रही है जी। पर उसमें वो भी इन्वेस्टमेंट है जो रीसेल में प्लॉट बिक रहे हैं। घाटी इंडस्ट्रियल एरिया फुली डेवलप है, उसको ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, लोगों को दे दिया गया, मतलब कि उनको लोगों को अलॉट कर दिया गया। अब नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अंडर प्रोसेस है वो है बागतली जी। बागतली में 11 यूनिटों को कोई वो लैंड दी थी, मिनिमम उसमें रिक्वायरमेंट थी 200 कनाल। उसमें से भी कुछ लोग वापस जा रहे हैं। सुनने में आया कि 3-4 लोगों ने उन्होंने क्या कि वो कहते हैं कि जो वहाँ जमीन है ना उनको सूटेबल नहीं जी, क्योंकि वो थोड़ा सा रिवर बेड है उसका जो रावी के है जी। तो उनका वो सैंडी सॉइल है तो उनके वो यूज में नहीं आएगी, वहाँ फिलिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं अभी मैं घाटी की बात बताऊँ, घाटी में भी एक फार्मा का यूनिट है, वो उसने उसको जो लैंड दे दी गई उसने वो कहता है पता मेरे कितने करोड़ रुपए लग गए उसकी फिलिंग करने में जी। तो देखो डेवलप इंडस्ट्रियल स्टेट का पर्पज क्या होता है कि यू हैव टू प्रोवाइड बिफोर द अलॉटमेंट, you have to provide electricity, road connectivity, drains, water, जो वाइटल ये चीजें हैं जी जी। तो नो डाउट एफर्ट्स आर गोइंग। और इसमें सबसे बड़ा जो एक आप कहते हो बॉटलनेक आ गया कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनको लैंड उठा के दे दी, वो लैंड ऐसी सी वो लैंड को है कहीं पे जैसे मीन चाड़क है, मीन चाड़क में वो वहाँ पे जब सिडको वाले डेवलपमेंट शुरू की वहाँ पे नीचे लाइफ शेल निकला है, वो सेमी हिली एरिया है। उसकी उधमपुर में भी ऐसा है, उधमपुर में है, अखनूर में है। आप देखा जाए तो उसमें कि सेमी हिल एरिया को डेवलप करने की जो कॉस्ट है सिस्टम नाउ अगेन दे आर वर्किंग ऑन दैट कि इसको इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कैसे करना है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा पैकेज है, पहली तो मेरी रिक्वेस्ट है, पैकेज का टाइम निकल रहा है, वही इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कि इस पैकेज की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 30 सितंबर 2024 तक जो यूनिट इस पैकेज में रजिस्टर हो जाएंगे वो यूनिटों को 31 मार्च 2025 तक उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी जी। वही पैकेज का बेनिफिट ले सकेंगे। अब उसमें क्या आ गया कि 6 महीने रह गए, ये 9 महीने रह गए, 9 महीने रह गए। अब 9 महीने जब तक लैंड नहीं मिलती तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो लैंड अवेलेबल है, इन्होंने अलॉट की है, अलॉट किए पर लैंड अलॉट करने से पर्पज ऑल नहीं होता, अलॉट करके उनसे पैसे ले लिए। अब पीछे भी एक इन्वेस्टर मीट में एक इन्वेस्टर थोड़ा कहता है कि 1.5 साल हो गए हमारे से पैसे लिए हुए, हमारे को आप लैंड नहीं दे रहे हैं। लैंड डेवलप करेंगे, ईयर मार्किंग करेंगे तभी तो देंगे ना जी। उसमें वो लीज डीड बेसिक जो हमारा पैकेज है ना उसमें रजिस्ट्रेशन की लीज डीड बेसिक रिक्वायरमेंट जी जी जी। और जिस डेट को
आपकी लीज डीड हो जाएगी, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। प्रोजेक्ट शुरू करना है, प्रोजेक्ट शुरू करके प्रोडक्शन में आना है, प्रोडक्शन में आना है। 3 जो फ्रॉम द डेट ऑफ पोजीशन। अब अगर किसी को पोजीशन दे देंगे, वहाँ पावर ही नहीं होगी, रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो वो 3 साल के अंदर कैसे करेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। दूसरा चीज है कि जिसने आज से 1 साल पहले अपना प्रोजेक्ट बनाया कि मेरी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए आएगी जी, सपोज अप्रोक्सीमेटली, उसको आप 2 साल के बाद लैंड दोगे तो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट तो बढ़ेगी जी, तो उसमें उनकी वायबिलिटी जो है जो इफेक्ट करती है जी। तो ये सारी चीजें जो इसमें बड़ी एफर्ट्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नो एफर्ट्स का, हमारे जो इंडस्ट्री के सिस्टम डायरेक्टर इंडस्ट्री अरुण मनास जी हैं, वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दैट। पर ऐसा कि कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, पावर डेवलपमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मिलकर कि प्रॉपर लैंड, अगर आप प्लेन लैंड किसी को दे दो उसको डेवलप करने में 6 महीने भी डेवलप हो जाते। अगर आप जैसे वार फुटिंग बेस पे अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, जैसे कंपनियां बैठी है जी, उनको बोलो जी आपने पावर भी यहाँ पे लेके आनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपने रोड भी बनानी है, ड्रेन बनानी, तो उसमें मतलब कि हो सकता है कोई विल होनी चाहिए करने की जी। लेकिन इनके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, प्लानिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी प्लानिंग में यही प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ी है। ये इसलिए होगी ना प्लानिंग में सर, की प्रॉब्लम क्या है कि जब लैंड आइडेंटिफाइड की गई ना, उसने रेवेन्यू वालों ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उन्होंने लैंड उठा के दे दी, उन्होंने काइंड ऑफ लैंड क्या है वो नहीं देखा, हिली है, सेमी हिली है। अब एफर्ट चल रही है इस टाइम, जैसे इन्होंने अभी कठुआ में भी किया, सांबा में भी किया इन्होंने, कि जो आपकी गैर मुमकिन खंड वगैरह जो हैं उनको ये करने जा रहे हैं कि उनका लैंड यूज चेंज करके वो इंडस्ट्री को दें। एफर्ट्स तो लगे हुए हैं पर उसके रिजल्ट जो आने में टाइम लगेगा जी। वैसे तो बड़ा कहते थे कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन फिगर जो पार्लियामेंट में बताएगी वो इतनी मतलब चौंकाने वाली फिगर नहीं है, 5051 कुछ। सर वही बात है ना, फिगर में तो पता क्या होता है जी, फिगर में तो आप देखो, मैं क्लियर बात करता हूँ कि जो इनके पास इनके रिकॉर्ड में आ जाएगी ना जी, जो फिगर जी, जो इनके रिकॉर्ड में, जो इनके वहां पे जैसे किसी जिसकी लीजिड होगी उसका जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी ना, वहां से फिगर उठाते हैं जी। अब जब आप लैंड ही नहीं किसी को दोगे तो उसकी फिगर कहाँ से आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये लेकिन ललित जी आपने वो दौर देखा हो जब पंडित मंगत राम जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे, इंडस्ट्री उनके पास थी, तब एक पॉलिसी बनाई थी, तब एक बूम आया था जी। आपने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की और साथ साथ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आई जी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है सर? ऐसा संभव देखो ऐसा होता है कि मैं बताऊँ आपकी इसमें क्या हो गया है कि पहले क्या होता है, जब पॉपुलर गवर्नमेंट में ना जब भी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती थी आपको कॉन्फिडेंस पे लिया, स्टेक होल्डर्स को लिया जाता। राइट। इवन मैं बताता हूँ, हम लोग जो सिडको सीकॉप के बोर्ड थे जी, या जेके इंडस्ट्री के बोर्ड, जेके सीमेंट के बोर्ड थे जी, उसमें स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन थी जी। इवन अब तो जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी, जैसे उसमें से इवन हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्टेक होल्डर उसमें क्या होता है, हम लोग जब सजेशन देते थे, अब जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही थी उसमें जहां हमको लगता था ग्रे एरियाज हैं, जहां हमको लगता था इसमें कुछ चेंज करने की, तो हम उसमें इंटरव्यू करते थे और रेक्टिफाई भी हो जाता था। और दूसरी चीज है, उस टाइम जो लैंड की क्या था कि लैंड जो एक्वायर करता सिडको करता था या सीकॉप करता था, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डायरेक्ट करता था। लैंड है, उसमें देखा लैंड है, उसके लिए पैसा भी कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा दो, लैंड ले लो, फिर ये डेवलप भी कर लेते थे। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो ऐसी लैंड उठा के दे दी, तो इसमें ये सारे हेल्पलेस हो गए, क्या करोगे आप उसमें जी? इन्वेस्टर भी हेल्पलेस, इन्वेस्टमेंट भी हेल्पलेस हो गया जी। अब जिसने इसमें अब क्या हो गया, कई अब जैसे यूपी में भी उन्होंने निकाला इन्वेस्टर समिट की, उत्तराखंड में की, उत्तराखंड वालों के पास 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ गए। अच्छा यूपी में क्या कि खुल लैंड हमारे एक यहाँ पे यूनिट होल्डर था ग्रीन लैम्प के नाम से जी, वो प्लाई का बहुत बड़ा यूनिट है। उन्होंने कोई 1000 कनाल जमीन मांगी, वो नहीं मिली, फिर वो 600 कनाल पे आ गए। अल्टीमेटली उनका 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी और 1000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट थी, तो उनको अल्टीमेटली वहीं बागजली में दे दी। वो कहते हैं हमारा वुड बेस्ड प्रोडक्ट है, हम बागजली में लैंड मारो सूट नहीं कर, 200 कनाल जमीन थी उनको जी। नौ दे 52 वहां पे चले गए यूपी में, सीतापुर में उनको लैंड मिली है। और मैंने उनको पूछा भी आपको वहाँ लैंड किस कॉस्ट पे मिली, कहते हैं जी हमको प्राइवेट लैंड वहां पे 24 लाख रुपए पर एकड़ 3 लाख रुपए कनाल में उनको वहां पे लैंड मिल गई। वो कहते हैं हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको लैंड जो यहाँ पे जो इतनी 20 कनाल से ऊपर लैंड की कीमत ही सिडको वाले लेते हैं 8 लाख रुपए कनाल, और वो भी 40 साल की लीज पे देते हैं एक्सटेंडेबल। वहां उनको ओनरशिप में राइट मिल गए। तो वो कहते हैं कि हमने अगर 4-5 लाख रुपए हमको लैंड के ऊपर वहां पे
अगर हमको डेवलपमेंट पे भी लगाना पड़ेगा तो हमको क्या फर्क पड़ता है जी। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वो तो खुद अपनी डेवलपमेंट कर लेते हैं। अब मैं बागसली की बात बताऊँ, बागसली में अभी तक इरकॉन ने जो काम शुरू किया हुआ, मेरे को नहीं पता कि वो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करना था उन्होंने जी। बागसली में क्या है जी, जो यूनिट 4-5 यूनिट जो अच्छे यूनिट लग रहे हैं, बड़े यूनिट लग रहे हैं, उन्होंने खुद ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। इवन डीजी सेट पे भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि वो पैकेज में उनकी रजिस्ट्रेशन है। उनका टारगेट है कि 31 मार्च 2025 से पहले या जितनी जल्दी वो लाएंगे तो 10 साल का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये बड़े यूनिटों की तो आप देखिए सारी जो प्रोजेक्ट होता है दैट इज टाइम बाउंड, और उसमें कॉस्ट एस्केलेशन जो बहुत बड़ा मैटर करता है जी। ललित जी, मैं छोटा हुआ करता था तब मुझे याद आता एक सर्फ फैक्ट्री होती थी बड़ी ब्रांड, और वो राउंड द क्लॉक चलती थी, शिफ्ट वाइज चलती थी, और एसआरटीसी को एक बस भी लगानी पड़ी थी वहां पर। उस दौर में और इस दौर में क्या अंतर है? उस दौर में ऐसा जी, जब वो फैक्ट्री यहाँ पे आई ना जी, उस टाइम उनको जो लैंड दी गई, वो उस टाइम सिडको ने इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके रखा हुआ था, उनको लैंड दे दी, आप आओ, उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में अपना प्लांट चालू कर लिया। और उस टाइम उनको इंसेंटिव, सबसे बड़ा इंसेंटिव था टोल टैक्स का। उस टाइम टोल टैक्स की एग्जम्पशन थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो 2002 तक यूनिट चला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चले गए यहाँ से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टोल टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉ कर लेगी जी जी। उन्होंने वही प्लांट यहाँ से उठाया और राजपुरा लगा दिया जी। क्योंकि देखो यहाँ सबसे बड़ा हमारा जो बॉटल नेक है कि कॉस्ट ऑफ द इनपुट कॉस्ट जो रॉ मटेरियल की है और आउटपुट कॉस्ट जो फ्रेट की है फिनिश गुड्स पे, वो बड़ा मैटर करती है। अच्छा आज देखिए मैं बताता हूँ, ये पैकेज आया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी की रिइंबर्समेंट है। आज हमारा एग्जिस्टिंग यूनिट है, एग्जिस्टिंग यूनिट को उसमें जीएसटी अगर वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करता है उसको बेनिफिट कोई नहीं है, नए यूनिट को बेनिफिट है। अब देखिए ना, मैं नया यूनिट लगा रहा हूँ, मेरे को 18% का जीएसटी ग्रॉस मिलेगा, तो आपने अगर यूनिट लगाया, पिछला यूनिट आप एक्सपेंशन करते हैं, आपको जीएसटी का कुछ नहीं मिलेगा, तो आप मेरे साथ कैसे कंपीट करोगे? पहली चीज जो है जी। दूसरी चीज आगे की, यहाँ से जो मतलब एक्सपोर्ट, जो यूनिट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, अगर आप एक्सपोर्ट का डेटा देखो ना, हमारी स्टेट का जो एक्सपोर्ट है बड़ा ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है इन कंपेरिजन कंट्री में। हमारा 1-2% एक्सपोर्ट होता है। क्यों? वालनट एक्सपोर्टर आ गए ये करते हैं, या और भी जो कोई जो कुछ लोग, कारण उसका क्या है कि अब नए पैकेज में क्या है कि एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट कुछ नहीं है, क्योंकि जीएसटी एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं लगता, तो उनको वो यहाँ कैपिटल सब्सिडी लेने तो कोई आएगा नहीं जी। आपको पता है कि हिमाचल ने क्या किया, हिमाचल ने एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया, उसमें फार्मा के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगेंगे, वहां पे उन्होंने लैंड पता है किस रेट पे दिया आपको? आप हैरान हो गए, 1 रुपया पर कनाल पर एनम लीज पे लैंड देते उनको। ठीक, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को वो वहां से एक्सपोर्ट करेंगे और उनको 3% की फ्रेट सब्सिडी दे दी। हमने यहाँ कितनी बार यहाँ पे बात की है, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप एटलीस्ट ये सब्सटेंशियल एक्सपेंशन वाले यूनिट को भी जीएसटी दे दो। हाँ जी, वो तो नीड ऑफ द आवर है। जी जी। और हमको अगर डोमेस्टिक मार्केट में सपोज हमने कम्पीट करना है तो हमको फ्रेट का रिइंबर्समेंट तो दे दो जी, कुछ दो। हम नहीं कहते 100% दो, कुछ दे दो, पर अभी तक उसके ऊपर कोई। ललित जी, आपको लगता है कि सन ऑफ द सॉइल्स को मालिकाना हकूक दे देने चाहिए, जो लंबे समय से एक क्राइटेरिया रखना चाहिए कि जिसकी 2 पुश्तें फैक्ट्री चला रही हैं, एटलीस्ट उनको राइट्स दे देना, मालिकाना हकूक हमने ना इनसे ये टेकअप किया हुआ मैटर जी। उन्हें पहले मैटर ये जब से पॉपुलर गोल्ड तरफ से ही टेकअप कर रहे थे, उस टाइम हमने ये बोला कि जिसकी 20-25 साल से जो सन ऑफ सॉइल फैक्ट्री चला रहे हैं जी, आप उनको ओनरशिप रेट देने में हर्ज क्या जी। आपने उनसे प्रीमियम ले लिया, उनसे 20 साल का रेंट भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो आज अगर आप उनको वो देते हो तो उनके लिए क्या होगा कि उनको लैंड जो है जब फ्री होल्ड राइट्स हो जाएंगे, एक तो उनके लिए हो जाएगा कि बैंक से उनको फाइनेंस मिलने में इजी रहेगा, कोई लियर मार्किंग नहीं होनी, कुछ नहीं होनी है जी। तो वो काम करेंगे अपना उस हिसाब से। पर अभी तक डिसीजन नहीं। पीछे एक बार जब यहाँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर विवेक भारद्वाज से हमारी उनसे मीटिंग हुई थी थोड़ी देर के लिए आए, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा जी हमको बाकी जगह से डाटा ला के दे दो जी कि बाकी जगह पे क्या हो रहा है, वो उन्होंने फ्री होल्ड राइट दिए नहीं दिए। हमने उनको बोला जी आप हमारी स्टेट को बाकी स्टेटों से कंपेयर करोगे जी, तो लोकेशनल हमारा सबसे बड़ा बॉटल क्या है, लोकेशनल डिसएडवांटेज। अगर आज हमारे, मेरी बात सुनिए, अगर आज हमारे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं तो यहाँ की इंडस्ट्री को तो यहाँ से माल थ्रू सिल्क रोड जाएगा, सिल्क रूट है, यहाँ से तो हम एक्सपोर्ट जितना मर्जी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है यहाँ से हम 1 kg मेटल तक नहीं बाहर भेज सकते जी। एक क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू हुआ था, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या हो गया जी,
उसमें जो एसओपी बनाया गया जी। वो बनाया गया कि आइटम प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बोथ पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, POK and as well as POK JNK, यहाँ पे। जी। अब अल्टीमेटली उसमें क्या अल्टीमेट टाइम के साथ क्या हुआ कि वहां पे केला भी जाना शुरू हो गया, नारियल भी शुरू हो गया, मिर्च भी जानी शुरू हो गई उधर से। नारियल तो यहाँ होता नहीं है, केला यहाँ पे होता नहीं है। यही जो अच्छा इंडस्ट्री, जब हमने इंडस्ट्री की बात की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो नहीं जी, वो हमने आइटम रिजर्व कर रखी है। वो आइटम पर्टिकुलर आइटम रिजर्व की थी, उसमें ये नहीं थे, केला नारियल कोई नहीं थे, कहीं मेंशन नहीं थे जी। पर अल्टीमेटली वो क्या हुआ कि बाद में एनईओ पता नहीं उसमें क्या इशू बना क्या नहीं बना, तो वो है वो वहाँ पे उसको इन्होंने बंद कर दिया। नहीं ललित जी, वहाँ पे ईडी ने भी छापे मारे, फिर बाद में बड़ी इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई, बड़ा कुछ निकला भी है। हाँ जी। उसमें वही बार्टर ट्रेड था ना जी। बार्टर ट्रेड में तो आपको पता है कि क्या गया और क्या आया और उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है जी, उसको किसने डिटरमिनेट करना था जी। तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया, तो देखो मैं कहता हूँ जब अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे आज भी क्रॉस एलओसी में अगर आप अलाउ कर दो जी, तो अकाउंटेबल हम प्रॉपर इनवाइस पे मिटल जाएगा ना, या उधर से आएगा वो भी इनवाइस पे आएगा जो है, तो उसमें तो अकाउंटेबिलिटी सारी आ जाएगी, फिक्स रहेगी। अभी आज मेरे पास एक यूनिट होल्डर ने फोन किया, उसको पाकिस्तान से कोई इंक्वायरी आई है, वो कोई ये कुछ आइटम बनाता है कि मेरे को आप सैंपल भेजो। मेरे को उसने फोन किया, मैंने उसको बोला, कहते मैं कही आप ऐसा कि बेटर है यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड तो आप कर नहीं पाओगे, आप थ्रू दुबई कर लो उनको। तो ये हमारी स्टेट की ये हम बदकिस्मती कह सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत कोशिश हो रही है, पहले जो पैकेज आया था उस पैकेज में बहुत इंडस्ट्री आई, यहाँ इंडस्ट्री जो अभी भी बाहर से आ रही है नहीं, वो इंडस्ट्री ऐसी आ रही है कि जिनके जब पैकेज खत्म होगा ना तो आई डोंट नो उसके बाद उनका ललित जी ऐसा पैकेज बनाना चाहिए, पैकेज में ऐसी शर्तें होनी चाहिए जो इंडस्ट्री लगाए वापस न जा पाए। पिछले भी जब पहला पैकेज में 2003 की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, असेंबलिंग यूनिट लगते थे यहाँ पे, असेंबल किया और यहाँ से भेज दिया, तो ये अनफॉर्चुनेट है, जैसे ही पैकेज खत्म होता है वो भाग लेते हैं। देखिए मैं पैकेज की बात आप करते मैं बताता हूँ आपको, उसमें एक चीज़ है, हमने एक बार राजस्थान में यूनिट लगाया था जी, भिवाड़ी में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहते जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में होती थी उसके इक्वलेंट टू 150% वो हमारे को सेल टैक्स की ना वो एग्जम्पशन देते थे। सपोज मैंने 10 करोड़ लगाया, मेरे को 15 करोड़ रुपए जो सेल टैक्स मैंने चार्ज करना है, मैंने कस्टमर से ले लेना, पहले मैं जमा नहीं कराना। ठीक है जी। पर उनके उसमें एक राइडर लगाया था उन्होंने कि आपने 15 करोड़ यूज कर लिया, जब तक वो 15 करोड़ रुपए आपके एग्जम्पशन खत्म होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को आप सेल करके वो रेवेन्यू वापस नहीं करते, तब तक आप यूनिट नहीं बेच सकते जी। उसमें क्या हुआ कि उसमें अगर कोई बीच में बेचता था तो जितना उसका बैलेंस बचता था उससे वो रिकवर कर लेते। राइट, ऐसे ही कुछ राइडर्स जम्मू कश्मीर में भी लगने चाहिए। देखो मैं कहता हूँ राइडर आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, काफी सारे यूनिट चले गए ना। देखो राइडर लगाने की जगह मैं बताता हूँ, देखो राइडर लगाना, राइडर एक बड़ा हार्ड स्टेप मैं कह सकता हूँ। आप उसकी जगह ये करिए जैसे वो पीछे होता रहे, जितने सेंटर के पैकेज आए हमारे उन पैकेज में क्या होता था कि जो नया यूनिट लगता था और जो पुराना होता था जो सब्सटेंस एक्सपेंशन करता था, 25% इन्वेस्टमेंट करता था, लेबर जनरेट करता था, एम्प्लॉयमेंट, उसको एट पार इंसेंटिव मिलते थे जी। अब वही चीज ले कोई यूनिट नहीं जाएगा यहाँ से। देखो आज मेरे बड़ी ब्रह्मण्ड में हमारे यूनिट कुछ ऐसे हैं जो जिनका इंसेंटिव खत्म हो रहा है 24 में, 25 में, 26 में, वो नवोदय प्लानिंग माइंड अप कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो क्या करेंगे, वो कहते हैं हमको बाहर से रॉ मटेरियल मंगाएंगे, बिजली हमको बाहर नहीं खाता। अगर आज उनको आप इस पैकेज के साथ जीएसटी की रिइंबर्समेंट दे दो और वो 25% इन्वेस्टमेंट करके उनके एट पार ले आओ, देखो कितनी जितने यूनिट बंद हो रहे सारे दोबारा चल पड़ेंगे जी। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को वर्किंग करनी चाहिए, पर आई डोंट नो, हमने तो बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दी है। अब इसके ऊपर देखो क्या होता है। अभी तो हमारे जो नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी आए हैं अटल साहब, इज वेरी पॉजिटिव। हमारे एलजी साहब भी बड़ी कोशिश लगे हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री हैं। टीम इस बार अच्छी है आपके पास। ये अभी जो ये टीम जो है ना, अगर सपोज इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ये स्टेक होल्डर को साथ लेके चले तो हमारी दो तीन इश्यूज हैं जी। एग्जिस्टिंग को आप टर्नओवर इंसेंटिव दे दो, एक वो भी इशू है जी। आपने 50 करोड़ दे दिया, 200 करोड़ के क्लेम आ गए, तो आप कहते हैं जी हम 25% दे देंगे, वो पॉसिबिलिटी क्या है? एक वो दे दो, एक सब्सटेंशियल एक्सपेंशन दे दो, और तीसरी चीज है मार्केटिंग सपोर्ट जी। आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे कश्मीर के और जम्मू के अप्रोक्सीमेटली 500 यूनिट होंगे जो क्लोज पड़े हैं, जो पहले गवर्नमेंट सप्लाई करते थ्रू सीकॉप।
करते थे, आइटम रिजर्व थी, बाहर से कोई जो लैंडेड प्राइस आता था उसके ऊपर प्राइस प्रेफरेंस मिलता था, परचेज प्रेफरेंस मिलता था जी। अब जब से जैम पोर्टल लग गया, जैम पोर्टल में क्या कि उन्होंने, पर हम कहते हैं ठीक है जैम पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल रूल के में कवर जैम पोर्टल, तो आप ऐसा करो जिस रेट पे आपको लैंडेड प्राइस आया है जैम पोर्टल में, आप हमारे यूनिट से मटेरियल ले लो। वो भी नहीं लेता कोई डिपार्टमेंट वाले का, नहीं जी हम तो मतलब कि उसमें आप डिवाइड कर दीजिए, अरे आप हमको 60 लोकल से 2/3 ले लो, बाहर वाले से लोकल यूनिट तो चलाने हैं ना जी, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट, मेरी बात सुनिए, नए पैकेज में एम्प्लॉयमेंट आएगी, पुराने पैकेज में लोग बंद कर जाएंगे। आपको याद होगा कोविड में कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं तकरीबन 2 से 3 लाख बच्चे वापस आए थे जी, कश्मीर को जम्मू के मिला के, बिल्कुल, जो कोई बंगलोर में, दिल्ली में या पूरी कंट्री में जहाँ काम करे सब आए थे जी। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज हों तो वो बाहर क्यों जाएंगे जी। आज हमारे, आप जम्मू की पोजीशन ले लो, ये आपके गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी हिम्मत में मेरे ख्याल से जो लोग रह रहे हैं, जो अपना सीनियर सिटीजन है, उनके बच्चे तकरीबन बाहर हैं, कुछ बाहर है, कुछ फॉरेन चले गए, तो वो तो मतलब कि इसको आने वाले टाइम में अगर यही रहा तो ये वो कहते सीनियर सिटीजन का शहर बन जाएगा। ललित जी, आप भी तो कहीं न कहीं शरारत करते हो, आप भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं उसमें हर्डल क्रिएट करते हो। कोई हर्डल नहीं है। जब सरकार ने पॉलिसी बनाई थी 90-10 रेशियो की, तब कोर्ट में चले गए थे आप। सर उसमें एक रीजन है, सुनिए देखो क्या है, अब भी आपने ठेकेदारी प्रथा कुछ, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में क्या है जी, देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की एज पर, देखिए एज पर लेबर लॉ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पर हमारे जो जिन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रखी है ना वो पूरे कंप्लाइंस कर रहे हैं, वो ईपीएफ भी दे रहे हैं, वो ईएसए भी दे रहे हैं। और देखो क्या होता है कि कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं जी। दूसरी चीज क्या है कि आपने बात की 90-10 की, 90-10 में क्या था कि हमारे यहाँ बहुत इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसके पास स्पेशलिस्ट, हमारे यहाँ पे आप बताइए स्किल कहाँ है, बताओ हमारे ITI जो बने हैं उनके उसमें क्या कोर्स है, प्लम्बर, रिवाइंडिंग, मोटर रिवाइंडिंग और आपके घरों की बिजली के, या अभी रेडियो मैकेनिक के, क्या ये कोर्स का आदमी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री हो सकता है? पहली चीज एक बड़ी सोचने की। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपने उस पॉलिसी की कंडीशन को देखा था, सब देखा था जी हमने, उसमें तभी तो हम कोर्ट में गए हैं जी। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर देखो उस पर जब विचार किया, हमारे साथ बैठे बात किया, उसको 75-25 पे ले आए। आज वो 75-25 पे पॉलिसी चल रही है जी। अब नया पैकेज हुआ है, नए पैकेज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं, अब रखो नहीं रखो, वो तो उन्होंने ओपन रखा हुआ है कि वो उसके ऊपर है, उनमें कोई कंडीशन नहीं। क्योंकि देखो जब आप वन नेशन, अब वन नेशन श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे तो अब बात करेंगे तो इसमें आप ये कैसे नहीं जी बाहर वाला नहीं रखना, लोकल की। मैं एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, हमारे बड़े अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जो काम अभी कर भी रहे इंडस्ट्री में, पर जो जनरल अनस्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड है ना, उसमें एक प्रॉब्लम यहाँ एक आती है, हार्वेस्टिंग सीजन में इतनी एब्सेंटिज्म हो जाता है कि कुछ कहने की हद नहीं, छुट्टी में वो चले जाएंगे जी घरों, हमने फसल काटनी है ये। और दूसरी चीज अब थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है, नहीं आप पहले देखो, पहले क्या था कि हर आदमी की कोशिश होती थी मैं डिप्लोमा लूँ ITI का और गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ। प्लम्बर का कोर्स इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि PHE में है जी, अब ITI का सर्टिफिकेट लिया और PHE में चले गए जी। तो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली कोर्स तो आज तक भी अभी तक नहीं ये इंट्रोड्यूस कर पाए। मैं बताऊँ आपको पता है टाटा वालों ने यहाँ पे TCS ने यहाँ पे एक सेंटर बनाया है जी, गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक में, वहाँ पे स्किल ट्रेनिंग के लिए। पीछे एक बार उनसे वो कहते हैं हमारे को यहाँ हमारे को बच्चे नहीं मिलते, हमारे को एक प्रोजेक्ट मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाई प्रोजेक्ट, उसमें 1 करोड़ रुपया की फंडिंग हमारे को मिलनी थी। पहले साल हमको 40 लाख रुपए मिली, 40 में हमने 22 लाख 23 लाख खर्च किया और हमने 40 बच्चे ट्रेन की इंडस्ट्री में लगा दिए जी। अगले साल हमको एक बच्चा नहीं मिला जी, आते नहीं, लोग ही नहीं आते। लड़कियां सी टेलरिंग के ऊपर थी, अप्रेंटिसशिप में क्या होता है 9,000 रुपये देते हैं 1 साल, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। सांबा अपने ITI पता किया उन्होंने, हमको लड़कियां कुछ भेजी, उस लड़कियों में वो कहती जी हमारे को घर से ले आओ और घर पे छोड़ दो। अच्छा। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई कि हम 10 बजे काम पे आएंगे, 4 बजे चले जाएंगे। अब एक फैक्ट्री का 9 बजे शुरू होती है और उसके बाकी लेबर सारी 5 बजे जा रही है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं जी। तो ये बॉटलनेक तो है, पर एनी हाउ पर आई होप कि जो नया पैकेज जिसमें जितनी जल्दी इंडस्ट्री आएगी उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। 4-5 लाख लोगों की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसके लिए जो एफर्ट चल रहे हैं अप्रिशिएबल है। अभी हमारे डुल्लू साहब ने जो
1-2 मीटिंग्स ली हैं, उसमें उनका पूरा इसी पे फोकस चल रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसको डेवलप किया जाए। ललित जी, स्टार्टअप की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे नए यूथ जो है इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर स्टार्टअप, मैं मैं स्टार्टअप की आपको बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है स्टार्टअप में। हमारे कई लोगों ने यहाँ स्टार्टअप में काम किया, इनोवेशन की, सब कुछ की। सबसे बड़ी बात आती है कि जब स्टार्टअप को जब मैं स्टार्टअप हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, उस प्रोडक्ट की कमर्शियल जब प्रोडक्शन होनी है उसके लिए उसको एंजल इन्वेस्टर चाहिए। एग्जैक्टली एंजल प्लान लगाना है, कुछ करना है, वो उसको एंजल इन्वेस्टर नहीं मिलता। अब पीछे एक बार जब यहाँ पे G20 मीटिंग हुई, अब देखो मजेदार चीज क्या है, G20 मीटिंग में इन्होंने हमारे इंडस्ट्री में किसी को नहीं बुलाया। श्रीनगर में G20 मीटिंग हुई है, इंडस्ट्री वालों को बुलाया गया? नहीं बुलाया, वहां भी नहीं बुलाया ना। अच्छा, किसी को नहीं बुलाया। चैम्बर को बुला लिया, एक्चुअली चैम्बर इज बेसिकली ट्रेडर्स। अच्छा, हमने उस टाइम ये सजेशन दिया था गवर्नमेंट को, हमने राइटिंग में भेजा था कि आप एक काम करो कि आप ना G20 में जो लोग बाहर से आए हैं उनके जो जिन्होंने स्टार्टअप में जिन्होंने कोई काम किया, इनोवेशन किया है, उनके साथ मीटिंग कराओ, राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। जी, देखो आपको पता है इस टाइम बाहर की कंट्रीज में इतना पैसा है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में उनको मार्केट है जी, और उनके पास पैसा सरप्लस है। तो अगर उनके साथ टाई अप करके उन्हीं स्टार्टअप में जो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि आगे ब्रेक थ्रू मिलता है, उनको डेलीगेशन लेके ये फॉरेन जाएं, उनके साथ वहां जाके मीटिंग करें और जॉइंट वेंचर में उनको यहाँ पे कराएं, तो कैसे नहीं हो सकता। आपको एग्जांपल दूं, आपने ये जो बने हैं, फ्लिपकार्ट बना है जी, आपको पता है फ्लिपकार्ट बना है, और भी जो ये बने हैं, फ्लिपकार्ट वाले को चाइना के इन्वेस्टर्स ने उस टाइम जो है पैसा लगा के दिया था उसमें जी, कोई गोयल थे या अग्रवाल थे, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। देखो कंट्री में स्कोप है, पॉपुलेशन बहुत है हमारी कंट्री, और बाहर के आना भी चाहते हैं, पर जो अगर इस तरह की सपोर्ट मिल जाए स्टार्टअप को, तो मेरा नहीं ख्याल स्टार्टअप के ऊपर क्योंकि यहाँ पे इतने हमारे इंटेलिजेंट इतनी इनोवेशन कर रहे हैं। पीछे मैं सुन रहा था श्रीनगर में किसी ने सोलर की एक गाड़ी के ऊपर ही सोलर का लगा दिया। हाँ, यस यस। तो ये चीजें सारी इसके ऊपर बड़ी मतलब थ्रेड बेस्ड डिस्कशंस और डिटेल उसके लिए स्टडी की जरूरत है। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए।